अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अहम तज्ज़िया और ख़बरों के साथ आज 7 बजे में मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले आपसे जिक्र कर रहे होंगे ज़ाहिर है दुनिया के आलमी अमन के हवाले से, जिस पर बहुत सारे मंडलाते ख़तरात जो हैं, अगर उस पर फोकस किया जाए तो हम देखते हैं कि पिछले 75 बरसों में आलमी क़ुव्वतों के साथ साथ दो ममालिक इजराइल और भारत का नाम मुस्तकिल दिखाई देता है। इनमें से एक ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रखा है और दूसरे ने कश्मीर पर। फिर दोनों ही का हदफ इस्लाम और मुसलमान हैं। अजीब इत्तेफाक ये भी है कि दोनों ही अपनी सरहदें फैलाना चाहते हैं। एक ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है और दूसरा ग्रेटर इंडिया के ख्वाब देखता है। इजराइल भी आसपास के पड़ोसी ममालिक को डरा धमका कर रखता है और यही पॉलिसी भारत की भी है। और इस पॉलिसी के राह में सबसे बड़ी रुकावट भारत के लिए पाकिस्तान है और इसी रुकावट ने रवां बरस मई के आखिर में मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर को धूल बनाकर रास्तों पर बिखेर दिया था, जिसके बाद भारत किसी पिटे हुए स्क्रिप्ट राइटर की तरह पहलगाम नाटक का स्क्रिप्ट लिखकर दुनिया भर में घूमता रहा, लेकिन कोई फिल्मसाज फिल्म क्या बनाता, कोई इस स्क्रिप्ट पढ़ने तक पर राज़ी होता हमें दिखाई नहीं दिया। सिफारती महाज की जब बात होती है तो इस पर तारीखी हजीमत के बाद हम देख रहे हैं कि मीडिया पर ईरान इसराइल तनाज़े में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी किरदार भी सामने आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज वफाकी काबीना के इजलास में इंकशाफ किया कि फील्ड मार्शल ने इस कशीदगी में कमी के लिए मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की थी। वफाकी काबीना ने इस हवाले से फील्ड मार्शल के किरदार को सराहते हुए मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की है। इस बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान को एक और कामयाबी बीजिंग में मिली, जहां भारत भरपूर कोशिश के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के एलामिये में पहलगाम वाक़ये का जिक्र तक नहीं डलवा सका। इस पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बिगड़ गए और उन्होंने एलामिये पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। इससे पहले SCOE के इजलास में कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने भारतीय मनसिब अजीत दोवल साहब की तबीयत जो है वो साफ कर चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और आदत के मुताबिक बिना सबूतों के पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, जिस पर जनरल मुशीर आसिम मलिक ने अपने मुदल्लिल और ज़ोरदार तकरीर में अजीत के बयानिए के परखचे उड़ा दिए। जनरल मलिक ने कहा कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है, जबकि सच ये है कि भारत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है नाज़रीन कि आसिम मलिक की इस मुदल्लिल तकरीर ने अजीत दोवल की तोपें ठंडी कर दी और भारतीय वफ़द ने खामोश रहने में आफियत समझी। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO के एलामिये में पहलगाम वाक़ई की मजम्मत नहीं की गई थी, लेकिन भारत पर बलूचिस्तान में बदअमनी का फैलाने का इल्ज़ाम जो है वो ज़रूर लगाया गया है। इसी पर राजनाथ ने मुश्तरका एलामिये पर एहतजाजन दस्तखत नहीं किए हैं। भारत की इस अजीमत के साथ साथ हम नरेंद्र मोदी के हम नवाला और हम प्याला नेतन्याहू का भी जिक्र करेंगे, जो गाज़ा में बमबारी से बाज नहीं आ रहे हैं। गाज़ा में ताज़ा तरीन बमबारी में 78 शहरी शहीद हो चुके हैं। इनमें 14 अफराद वो भी थे जो इमदाद लेने के लिए जमा हुए थे। सवाल यहाँ यह है कि जब ईरान इसराइल के दरमियान सीज़फायर हो सकता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी हो सकती है, तो गाज़ा में क्यों नहीं? मौज़ूआत तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन पहले भारत की बात कर लेते हैं कि उसके साथ SOE में आखिर ये सारी चीज़ क्यों हुई है। तारुफ कराए देती हूँ मैं आपके साथ, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानों का। काशिफ रफ़ीक साहब ने मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। आज़म मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर लाहौर से। इम्तियाज़ फ़ारान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कराची में हमारे न्यूज़ 1 के ब्यूरो चीफ़ हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आज़म चौधरी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं। मैं आज़म चौधरी साहब, आज प्रोग्राम में आगाज़ में सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये पाकिस्तान तो उसकी महाज के बाद हम देख रहे हैं कि सिफारती महाज पर भी भारत को उठने नहीं दे रहा है। कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक अब बहुत ज़्यादा वोकल नहीं हैं। ज़ाहिर उनकी जिम्मेदारियां भी ऐसी हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा वोकल होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अजीत साहब जैसे सीनियर और पुराने एक्सपर्ट को एकदम चुप करा दिया। सर, इस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, इंडिया जो है अभी तक अपनी जारकियत से बाज नहीं आ रहा और इंडिया ने पहलगाम का इल्जाम पहले भी लगाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिस पे टटाई करते हुए उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफवर्जी था। और अब फिर उसने SCO कॉन्फ्रेंस में उसी मुद्दे को दोबारा उठाया। लेकिन जहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आज तक इंडिया उस पर सबूत मुहैया नहीं कर पाया और ना उसके पास कोई ऐसा सबूत है कि जिसमें पाकिस्तान के तल्लक रखने वाली किसी तंजीम या किसी भी शख्स का कोई तल्लक उस पहलगाम से निकल आए। सबसे पहले तो इंडिया के पास अगर सबूत होते तो वो जो SCO कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर सबूत रखता तो बाकी ममालिक भी उसकी बात तस्लीम करते।
लेकिन वहां पे किसी ने भी उसकी बात को तस्लीम नहीं किया और वो खिफत मिटाने के लिए उन्होंने कहा जी कि हम उस पे उसके ऊपर डिक्लेरेशन के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। क्या इससे हकायक तब्दील हो जाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ ये ढटाई है जो आपने अपने एंट्रो में भी बात की है कि जो इस्लामिक फोबिया है वो इस वक्त उन लोगों के सर पे सवार है। आप चाहे वो इजराइल का मामला हो चाहे इंडिया का मामला हो, एक ही पॉलिसी है, दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों को इस वक्त दुनिया भर में हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह इसराइल भी पूरी दुनिया के सामने इस वक्त आप देखें हजीमत ज़्यादा है, जिस तरह इंडिया के साथ यहाँ पे इस खिते में हुआ है। अब इंडिया जो दोबारा वो चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई ऐसा जवाब बना के दोबारा कोई जारियत करने का कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम जो किया है कि इस जंग के बाद जो सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान ने दुनिया को अपने साथ खड़ा किया है और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके पाकिस्तान के डेलीगेशन ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने और पाकिस्तान के हुकूमती दीगर अरकान ने जो दुनिया को अपने साथ खड़ा किया है, मैं समझता हूँ इसके बड़े दूररस नताइज सामने आएंगे और इसके जो नताइज भी हैं या इसका जो नुकसानात हैं वो इंडिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे अगर इंडिया ने अपनी इसी तरह डटाई रखी। इंडिया का फायदा इसी में है। ठीक हो गया आजम साहब। मैं अभी काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें वज़ीर आज़म ने एक बड़ी ब्रेकिंग दी है, बड़ी स्टोरी, बड़ी खबर जो उनकी तरफ से आई कि जो सीज़ फायर हुआ है सर ईरान और इजराइल के दरमियान, इसमें फील्ड मार्शल साहब का तो बड़ा अहम किरदार रहा है। सारी स्टोरी उन्होंने बताई कि किस तरह से उन्होंने पहले सारे डोनाल्ड ट्रंप से उनकी एक ब्रंच के ऊपर, लंच के ऊपर इनफैक्ट जो मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जिस तरह से मामला तय किए और फिर इस सीज़ फायर में बड़ा अहम किरदार अदा किया हमारे फील्ड मार्शल ने। काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मैं ये समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब का जो स्टेचर है, उनकी जो एफ़र्ट है, वो जिस वक्त वो आए थे और जो आज है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी। अब इसकी वजूहात ये हैं कि जो जाहरियत भारत ने हमारे ऊपर मुसल्लत की, हाँ। हमने उस पर टॉलरेट किया, हमने ये भी कहा कि आए मिल के दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात करवाते हैं, सबूत दीजिए, हर चीज़ दीजिए। भारत ने सबूत नहीं दिए लेकिन पाकिस्तान ने सबूत दिए कि पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो कैसे टारगेट किलिंग करवा रहा था। फिर भारत ने एडवेंचरिज्म किया, पाकिस्तान के ऊपर क्लियर कट जो मिसाइल फायर किए और अटैक करवाया। उसके जवाब में जब पाकिस्तान की तरफ से दिफाई जवाब गया तो उसके बाद उनको अमेरिका जाना पड़ा। अब फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार है, इस हवाले से ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है और उन्होंने उनके साथ लंच किया, तारीफ़ की और बड़े इम्प्रेसिव रिमार्क्स थे उनके। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि जब वो मुलाकात ख़त्म हुई और उसके बाद टर्की आए फील्ड मार्शल साहब और वहाँ पे मुलाकात हुई तो उसके बाद चीज़ें एक्टिवेट होगी। अल्टीमेट बात है, जिस वक्त जंग लगी हुई हो, दोनों तरफ से शदीद गोलाबारी हो रही हो, शदीद मामलात हो रहे हों, तो उस चीज़ को ठंडे करते हुए या मुज़ाकरात की टेबल पर लाते हुए टाइम लिया जाता है। बहरहाल चूँकि हमसाए तब्दील नहीं हो सकते, पाकिस्तान बड़ा फर्म तरीके से साथ खड़ा है और पाकिस्तान ने ईरान की पहले दिन से जो इसराइल ने ईरान पे जारियत मुसल्लत की थी उसकी उन्होंने मजम्मत भी की और ईरान के हक के दिफा को तस्लीम भी किया, कौमी सलामती कमेटी में भी और अदरवाइज भी। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो एक्टिविटी हुई है इसमें अल्टीमेटली पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत, चीन, रशिया, टर्की, इन सब का किरदार है और मेन किरदार जो है वो मैं समझता हूँ कतर ने भी अपना किरदार अदा किया। और मुझे ये तवक्को है कि ये तमाम ममालिक बशमूल कतर और मिस्र के ये ट्रंप साहब की इस ख्वाहिश को तकमील तक लेके जाएंगे कि इसराइल जो है वो गाजा के ऊपर अपनी जारियत जो है वो बंद कर दे और चीज़ें आगे जाए और ट्रंप साहब का नोबल इनाम जो है उसका रास्ता बिल्कुल ही हमवार हो जाए। ठीक हो गया। मैं इम्तियाज़ फरहान साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। सर ये फरमा दीजिएगा कि सिफारती महाज पर हम देख रहे हैं कि पै दर पे नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है भारत को, लेकिन उसके बावजूद पहलगाम का स्क्रिप्ट जो है वो हाथ में लिए भारत हमें हर जगह पे घूमता दिखाई देता है। एससीओ के एलामिये में भी भारत के जो मतलूबा मंदरजात थे वो शामिल नहीं हुए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र हुआ। अब आपको नहीं लगता कि भारत की सिफारती तन्हाई मजीद बढ़ती हुई दिखाई देती है? ये जो एलामिया था ये उसी जानिब एक इशारा है? इम्तियाज़ साहब देखें, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, वो आइसोलेशन में चले गए हैं। अब ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो डिक्लेरेशन है, अब वो डिक्लेरेशन एक साइड पे आप देखें कि उसके अंदर बलूचिस्तान में इंटरवेंशन जो खुद भारत की है वो तो एडमिट की गई है,
अदरवाइज लेकिन जो पहलगाम के हवाले से जो बात वो चाहते थे उस डिक्लेरेशन में शामिल हो, तो वो शामिल नहीं की गई। और जो एचसीओ की जो एक कॉम्बिनेशन है, अगर उसको आप देखें तो उसमें जस्ट दो हमारे बिल्कुल जस्ट बल्कि तीन हमारे नेबर कंट्रीज आते हैं, ईरान, हिंदुस्तान, चाइना। अब हिंदुस्तान के अलावा तमाम सेंट्रल एशिया अगर आप देखें, उज्बेकिस्तान देखें, ताजिकिस्तान देखें, किर्गिस्तान देखें, रशिया देखें, बेलारूस जो एक ऑब्जर्वर के तौर पे वो सारे के सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का आपको याद होगा माजी में पाकिस्तान ने कई मरतबा यूएनओ समेत आर्मी जो फोर्सेस थे जो इस मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहते थे, तो उन्हें डोजेर भेजे कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान ने जो दहशतगर्दी करवाता है, जो उसने स्लीपिंग सेल्स बना रखे हैं, उसके तमाम डोजियर हमारे पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए गए। इवन ये कि आर्ग्यू किया, हिंदुस्तान ने आर्ग्यू किया, उसके बावजूद पूरी दुनिया ने हमारे डोजियर्स को तस्लीम किया। ऐसा ही है। एससीओ में जाहिर है कि पहलगाम सिर्फ एक इल्जाम के हद तक था, और जिसकी बुनियाद पर उसने सिंध-ताश माहिदे को सस्पेंड करने की बात की और खत्म करने की तरफ जाने की बात की, लेकिन उसको भी पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। अब सेकंड फेज ये पाकिस्तान के पास भी एक बहुत अच्छा मौका है कि सिंध-ताश माहिदे पर जो उसकी डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाए, ताकि हिंदुस्तान के ऊपर फोर्स आए और वो अपने सस्पेंशन वाले जो अनाउंसमेंट है उससे बैक करे। ये भी हमारे पास एक अच्छा मौका आया है, खासतौर पे एससीओ के बाद। और ये आइसोलेशन में चला गया हिंदुस्तान इस वक्त। अगर आप देखें तो खुद उसके जो जस्ट इसराइल की बात देखें ना, कि इसराइल इस वक्त उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा उसके साथ एसोसिएशन में सामने आ रहा था। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग में देखें तो इसराइल एक पार्टनर के तौर पे मौजूद था हिंदुस्तान के, लेकिन जब उसको ड्रोन्स के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा वो बैक हो गया। और अब उसके लिए कॉन्फ्रेंस होना, और आपको याद होगा अस्मा के जब वो गोवा के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जब भी उन्होंने कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की थी और पाकिस्तान को मलाइन करने के साथ साथ ब्लेम बहुत तरीके के साथ किया था, लेकिन उस वक्त भी एससीओ उनके साथ जाकर नहीं खड़ी हुई थी, वो पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हुई थी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सिफारती दिफाई महाज पर बिल्कुल बहुत सक्सेसफुली खड़ा हुआ है। अब उन्हें इकोनॉमिकली आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो इकोनॉमिकली अब हमारे पास एक बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है, तो इकोनॉमिकली हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। दिफाई और सिफारती महाज, हम दिफाई पे मजबूत है, अब सिफारती महाज हमें इकोनॉमिकल जो पूरी दुनिया में हमारे कमर्शियल अताशीज है, ठीक हो गया। वजारत खारजा को चाहिए कि उन्हें एक्टिव करें। ठीक है, उन्हें एक्टिव करना चाहिए। बहुत सारे इकदाम जो हैं पाकिस्तान को लेने चाहिए हैं। अब ऑलरेडी बहुत सारे मामलात में बहुत तनकीद भी होती है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मज़ीद ताख़ीर जो है वो हम अफोर्ड नहीं करते हैं। जो मज़ीद ताख़ीर की बात होती है, जब बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हम देखते हैं कि बहुत लंबे खिंचते चले जा रहे हैं। आज़म चौधरी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। गाज़ा के हवाले से मैं चाहूँगी कि मैं आपसे बात करूँ। सर आपको आवाज़ मेरी आ रही है? अभी पहले गुफ्तगू करते हुए आपसे हमारा रब्ता जो है मुनक़ता हो गया था। सर मुख्तसरन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गाज़ा के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आज भी इजराइल ने वहाँ पर बमबारी की है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं उन्हें शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद शहादतों की तादाद 56,000 से भी बढ़ चुकी है। सर वजह क्या है कि ईरान के मुकाबले में गाज़ा या हमास जो हैं वो कोई ख़तरा नहीं है, इनफैक्ट उस तरह का जिस तरह से ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन सर यहाँ सीज़ फायर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ इस पे इस्लामिक जो सारी वर्ल्ड है उसको अपना किरदार जो है भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए। अब देखें, जो इजराइल है उसकी जो उसकी जारियत है या उसकी जो नीयत है वो पूरी दुनिया के सामने आश्कार हुई है। ना सिर्फ जो उसको जिनको वो दुश्मन समझता है उनके सामने, बल्कि जो जिनको वो अपना दोस्त समझता था, जिनमें सबसे बड़े दोस्त उसके अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनके सामने भी इजराइल की जो असल हकीकत है वो सामने आ चुकी है। और वो बर्मला इस चीज का इजहार भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ईरान ने ये जो लड़ाई है आखिरी वक्त में, ईरान ने बड़े जबरदस्त अंदाज में लड़ी ये लड़ाई। He said that। मैं सादा अल्फाज में कहूँ, पंजाबी के अल्फाज में, तो उन्होंने कहा है कि ईरान ने खूब फैंटी लाई है ईरान ने इजराइल को। हाँ जी, ये सादा अल्फाज है डोनाल्ड ट्रंप के। अब इजराइल का जो एक जोम था ना, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास ड्रोन्स हैं और वो आयरन डोम उसका डिफेंस सिस्टम है, वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। अब इजराइल अगर एक आध दिन तक जंग ना रुकी जाती वहां पे,
तो मेरा ख्याल है कि ईरान ने उसका ऐसा सत्यानाश कर देना था कि दोबारा उठने के काबिल नहीं रहना था, इसीलिए वो मिन्नत करता हुआ भागता हुआ अमेरिका के पास गया। और अब वो जो फलस्तीनी है वो बेचारे मजबूर हैं, वो बेबस हैं, लाचार हैं। उसके लिए मैं समझता हूं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको आगे बढ़ना चाहिए और इजराइल को इसके जारियत से रोकने की जरूरत है। ठीक हो गया। आजम मलिक साहब से पूछ लेते हैं। आजम मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि ट्रंप ने कहा था कि गाजा पर जंगबंदी के लिए बात जो है वो आगे बढ़ रही है। सालिस ममालिक हैं, मिस्र है, कतर है, उन्होंने सीज फायर डायलॉग के लिए इजराइल और हमास से राब्ते भी बहाल कर दिए हैं। लेकिन आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कुछ उम्मीद रखी जा सकती है? क्योंकि पिछले 24 आवर्स में जिस तरह से मैंने ये जिक्र भी किया कि जो जारहियत है, बर्बरियत है इजराइल की यहाँ गजा के अंदर, वो तो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आजम साहब जी आसम, बहुत शुक्रिया। देखिए, गजा में जंगबंदी ना होने की सबसे बड़ी वजह महज हथियारों की गनगर्ज या राकेटों की बारिश नहीं है, बल्कि इसराइल का वो मुसलसल और जारहाना तर्ज अमल है जिसे ताकतवर आलमी कुतों की खामोश सरपरस्ती हासिल है। देखिए आसमा, अमेरिका और यूरोप जो दुनिया भर में जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून की दहाई देते नहीं थकते, गजा में बहने वाले मासूम खून पर पता नहीं क्यों चुप साध देते हैं, जैसे फलस्तीनी इंसान नहीं है, ये महज अदादो शुमार है। देखिए, क़ौम मुत्तहिदा जो क़याम अमन के लिए आलमी अलामत समझी जाती है, जब आप उसकी चीजें देखते हैं, बयानात देखते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रेस रिलीज तक महदूद होकर आ जाती है। करारदादें आती हैं, अक़वाम आलम की तशवीश। आपने देखा होगा यूएनओ की अक्सर करारदादों में क्या होता है कि यूएनओ को बड़ी तशवीश पाई जाती है कि गजा के अंदर जो है वो हमले हुए हैं पनाह जीनों के ऊपर, मतलब मासूम बच्चे खाना लेने गए हैं और उनके ऊपर आपने जो है वो बॉम्ब बरसा दिए हैं। मतलब ये आपकी इंसानियत है। देखिए, इस मामले में मिस्र और कतर जैसे जो ममालिक हैं वो सालसी की कोशिशें करते हैं, मगर इस पे सबसे बड़ी जो जिद है वो हमास की। मेरा जाती राय है, बहुत सीनियर पैनलिस्ट बैठे हैं वो उससे इनकार कर सकते हैं। मुझे यूं लगता है आसमा कि ये जो इसराइल की जिद है, इसमें हमास की मुज़ाहमत के दरमियान ना कोई बन पा रहा है, ना कोई अमन कायम। आजम साहब यहाँ मैं आपको रोकूंगी सर। हमास का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमास ने तो ये कहा है कि इजराइल मुस्तकिल जंगबंदी पर अगर आमादा होता है और गाजा से अपनी फौजें निकाल लेता है तो वो जो यरगमाली हैं उनको वो रिहा करने पर तैयार हैं। तो फिर सर हम हमास की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो तैयार हैं सब करने के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आसमा, जी सर, जी जानता है कि देखिए आसमा, देखिए इसराइल जानता है कि सीज फायर का मतलब उसकी अस्करी मुहिम की सियासी नाकामी होगी, इसलिए वो जंग को तूल देकर अपना जो हदाफ जो हदाफ पूरे करना चाहता है, ख्वाज की कीमत हजारों फलस्तीनी जानों की कीमत में ही क्यों ना चुकानी पड़े। देखिए, ये महज एक जंग नहीं है, बल्कि ताकत, प्रोपोगेंडा, नस्ल प्रस्ती और आलमी मुनाफत का बदतरीन नमूना है। और जब तक दुनिया के बाअसर ममालिक इसराइल को खुली छूट देते रहेंगे, गजा की गलियों में धुएं, लाशें और सिसकियां बाकी रहेंगी। इन सिसकियों को, लाशों को और इन हमलों को रोकने के लिए जो आलमी बरादरी है, जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, जब तक उन्होंने जो चुप साधी हुई है उस चुप को खोलेंगे नहीं, इजराइल गजा पर अपने हमले नहीं रोकेगा। ठीक हो गया। काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, फिर मुझे ब्रेक लेना है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर गजा के ऊपर अगले हफ्ते 8 दिन में 10 दिन में जंगबंदी नहीं होती तो फिर इसराइल अकेला जिम्मेदार नहीं है जी, फिर ईरान के ऊपर भी उंगलियां उठेंगी कि ईरान ने क्यों गजा के मुसलमानों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने मुल्क में जंगबंदी कराई। और मेरा ये ख्याल है कि इस एक नुक्ते के ऊपर जंगबंदी होने जा रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जब जंगबंदी की बात हो रही थी और ईरान से इस पर मामला तय किया गया तो वो गजा की बात यहाँ पर कर सकता था। ये जिक्र हमने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी होते हुए सुना है। काशिफ साहब सही फरमा रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब मैं आपसे मिलूंगी तो बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की, जहां जमा तफरीक होती दिखाई देती है। हुकूमत के सियासी खाते में जमा और अपोजिशन के अकाउंट में तफरीक है। तकसीम और ज़रब का अमल भी जारी है। कहाँ तकसीम हो रही है, कहाँ ज़रब दी जा रही है, ये सारी डिस्कशन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। कुछ बात करेंगे हम पाकिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जिसका दाखिली इंतशार तफरीक तकसीम से आगे बढ़कर पार्टी मफादात को ज़रब लगा रहा है। डिसिप्लिन से आरी ग्रुपिंग और धड़ेबंदियों के शिकार अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात हुकूमत को टफ टाइम देने के बजाय आपस के इख्तलाफात में उलझ कर रह गई है। हर ग्रुप इमरान खान का वफादार होने का दावेदार और मुखालिफ को खान का गद्दार करार देने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब इमरान खान की बहनें तपती धूप में अपने भाई से मिलने आती हैं और सवाल उठाती हैं कि जब वो आ सकती हैं तो पार्टी के बाकी लीडर कहाँ हैं, वो अडयाला में दिखाई क्यों नहीं देते हैं। नाज़रीन, पार्टी में ताज़ा तरीन सफबंदी के हवाले से KP वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें हमें होती दिखाई देती हैं जिन पर एक अरसे से उंगलियां उठ रही हैं। उनसे बुशरा बीबी को तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब अलीमा खान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या ये इख्तलाफात KP में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, ला रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो अगला वज़ीर आला कौन होगा और क्या इससे पार्टी का बहरान टल जाएगा सिर्फ एक KP का वज़ीर आला चेंज कर देने से? ये सारे सवालात हम अपने पैनल के सामने रखते हैं। मैं आज़म चौधरी साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। सर, PTI के इख्तलाफात का सबब जो है, सबसे पहले तो ये हमें समझाइएगा कि इनफैक्ट वजह क्या है, क्यों हमारे सामने ये इख्तलाफात आ रहे हैं? डिसिप्लिन की कमी है या जैसे बाज़ रहनुमाओं के हवाले से कहा जाता है कि वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, ये वजह है सर, और उनका बड़ा अहम किरदार है पार्टी के अंदर ये इख्तलाफात क्रिएट करने में? आज़म चौधरी साहब। देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो पार्टी का सरबराह है वो जेल के अंदर है। ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर एक इंतशार है, धड़ेबंदियां हैं, ग्रुप बंदियां हैं। दूसरा, इस वक्त आपकी जो हुकूमत है और जो इसके अंदर पार्टियां मौजूद है, तमाम पार्टियां PTI को तोड़ने के लिए सरगर्म है। जिस तरह आपने इलेक्शन देखा, इलेक्शन के अंदर आपने जुडिशरी का किरदार भी देखा, इलेक्शन कमीशन का भी देखा, सियासी जमातों का भी देखा कि उस जमात को इंतखाबी निशान तक से महरूम कर दिया गया ताकि लोग उसको वोट न डालें। लेकिन जो एक हकीकत है, पार्टी को जितना मर्जी तोड़ ले, जितनी मर्जी धड़ेबंदियां कर ले, इमरान खान का जो वोट बैंक है उसमें कमी नहीं आ रही, जो इस वक्त इस हुकूमत के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। क्योंकि जितना ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस जमात को, उतना ज्यादा उसके वोट बैंक नहीं है। लेकिन कल के प्रोग्राम में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ काशिफ रफ़ीक साहब सामने लेके आए। ई सेट के अभी जो है वो मकबूलियत का दौर नहीं है भाई। नोबडी इज़ लुकिंग एंड सीकिंग फॉर द मकबूलियत, जो भी चाहिए वो कबूलियत है। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जो हमारे सामने, जिसको हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्योंकि जब जमहूरियत को इस तरह कमजोर किया जाता है तो उससे को मुल्क जो है वो मजबूत नहीं होते, मुल्क कमजोर होते हैं और जो जमहूरी अदारे हैं वो कमजोर होते हैं। आप देखें ना पार्लियामेंट की। नहीं सर, मैं तो फिर सिर्फ ये कहना चाह रही थी ना, जैसे काशिफ साहब ने फरमाया कि फिर फायदा क्या है मकबूलियत का, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। मकबूल हैं तो हुए रहे। आज भी आप पाकिस्तान का देखें, हम अभी जंग की बात कर रहे थे, सफारती महाज के ऊपर, दफाई महाज के ऊपर आप जितना मर्जी आप कोशिश कर ले, खड़े हो जाए, लेकिन जब तक आप मुआशी तौर पर स्ट्रेंथन नहीं होंगे, जिस तरह अभी मेरे कराची के दोस्त बात कर रहे थे फरहान साहब, कि हमें जरूरत है मुआशी तौर पर इस मुल्क को मुस्तहकम करने की। बिल्कुल है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इस्तेहकाम होगा तो आपके पास लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की करेगा। और तो वो तब तक ये इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आप एक पार्टी को उसका मार्जिन नहीं देंगे, उसको सांस लेने की इजाजत नहीं देंगे, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी सर चढ़ के बोल रही थी और उस दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स पर नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जब तक वो एक पेज पे नहीं आते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और हमें उससे लड़ने के लिए और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तमाम जमातों को एक स्पेस देनी पड़ेगी, उनको साथ खड़ा करना पड़ेगा। अब एक जमात को तोड़ने के लिए एफर्ट्स की जा रही है, एक सूबे के अंदर अगर उसकी हुकूमत है तो उसमें बजट के ऊपर जिस किस्म के प्रेशर वहां पे सुनने में आ रहे हैं, किस बजट को पास करवाने के लिए वहां पे उनको दिए गए या धमकियां दी गई, ये एक अफसोसनाक अमल है। जबकि बाकी सूबों के अंदर तो भी बजट पास नहीं हुआ था। तो क्या इतनी आफत आई थी कि आप KP का बजट फौरी तौर पर पास करवाना चाह रहे थे? और लेकिन सर इस पे भी पार्टी के अपने अंदर इख्तलाफ है ना। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मुझे धमकी दी गई। अब अलीमा खान साहिबा जो कि बहन है इमरान खान साहब की, वो कह रही है कि सारे का सारा एक तमाशा है, जानबूझ के ये बात गढ़ी गई, क्रिएट की गई, जो असल मकसद था वो इमरान खान की नफी था। बहरहाल आज़म साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। सर काशिफ रफ़ीक साहब, सर मुझे बता दीजिएगा
पीटीआई कहती है कि जी हम मकबूल तरीन जमात हैं, लेकिन साथ ही साथ ये मकबूल तरीन जमात जो है ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की पॉलिसी पर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात भी कर रही होती है। लेकिन सर आप मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ये जो इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर, यही एक वजह है कि इमरान खान के मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ और रीजंस भी हैं कि अभी तक बातचीत जो है वो तय नहीं हो पा रही है? क्योंकि इसी प्रोग्राम में बहुत बार हम बात तो कर चुके हैं ना काशिफ साहब कि बातचीत के लिए एफर्ट्स तो होती हैं, कभी उधर से तो कभी इधर से। देखें, एक बात तो तय है कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनकी जो पॉलिसी रही 25 साल, आज उसी पॉलिसी के तनाजुर में पार्टी का ये हाल है। बानी जिस वक्त जेल से बाहर थे, अभी मेरे भाई आजम चौधरी साहब कह रहे थे कि वो लीडरशिप जेल में है, जिस वक्त वो जेल से बाहर थे 2021-22 तक, क्या बानी तहरीक इंसाफ ने 22 साल खुद पार्टी के अंदर तकसीम का फार्मूला नहीं रखा? क्या उन्होंने खुद जंगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सैफुल्लाह नियाज़ी ग्रुप नहीं खड़े किए? क्या उन्होंने खुद लोगों को मोटिवेट नहीं किया कि एक दूसरे के साथ लगे रहो? और ये लीडरशिप किया करती है, ये को बानी ने अकेले नहीं किया। आप हिस्ट्री चेक कर लें, बीबी शहीद ने भी ये काम किया, भुट्टो साहब ने भी ये काम किया, नवाज शरीफ साहब ने भी ये काम किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये काम किया, मरियम बीबी भी ये काम करी। क्योंकि लीडरशिप का काम है अपने लोगों को तकसीम रखना ताकि उनका किबला काबा लीडरशिप की तरफ रहे। ये एक रियलिटी है। दूसरी बात यह है कि आप जितने मर्जी पॉपुलर हो जाए, जी जी 2013 में भी पॉपुलर थे, 2018 में भी पॉपुलर थे, लेकिन जब तक आपकी जो मकबूलियत है उसको कबूलियत नहीं मिली थी, उस वक्त तक आपको हुकूमत भी नहीं मिली थी। बिल्कुल। अब जो 3 लोग जिनकी आप बात करें, अली मीन गंडापुर साहब, मैं तवातर से आपके शो में कई माह से कह रहा हूं कि अली मीन गंडापुर साहब एक नहीं, अली मीन गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, ये 3 तहरीक इंसाफ की वो शख्सियात हैं जिनकी कबूलियत भी है और मकबूलियत भी है। इन 3 शख्सियात की कबूलियत और मकबूलियत है जिसकी वजह से ये मौजूद है। और जब कभी अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ अदम एतमाद और चीज़ें आएंगी, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लिया, वो कहेंगे मैं इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दूंगा, मैं तहरीक चला दूंगा, मेरा जीना मरना बानी के साथ है, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे कुछ नहीं किया जा रहा। अलीमा खान साहबा की पूरी सपोर्ट सलमान अकरम राजा साहब को है। 16 ग्रुप है तहरीक इंसाफ में आज की डेट में, 8 पंजाब में, 8 KPK में। मैं इसके ऊपर आप इलाका से शो रख लें, मैं आपको एक एक ग्रुप और उसकी चीज़ें बताऊंगा। क्या असद कैसर अली मीन गंडापुर को माइनस करने के लिए नहीं है? क्या शहराम तरकई, आतिफ खान अली मीन गंडापुर के खिलाफ नहीं है? लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरी राय के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3 सियासी शख्सियात जिनकी कबूलियत और मकबूलियत दोनों है, अली मीन गंडापुर साहब, उमर अयूब और शिबली फराज, इन 3 ने अगर बानी को किसी ढील माफी तलाफी के चक्कर में बाहर निकाल लिया तो निकाल लिया। दूसरी कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो माफी तलाफी करा सके। ठीक है, शख्सियत की बात हो रही है तो एक शख्सियत हमें बहुत ज्यादा असर रसूख बढ़ाती हुई दिखाई देती हैं पार्टी के अंदर, इम्तियाज फरहान साहब। सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, अलीमा खान का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो अली अमीन गंडापुर पर बहुत खुलकर तनकीद करती भी दिखाई देती हैं। क्या अली अमीन गंडापुर के लिए फ़ज़ा तैयार की जा रही है या हो चुकी है? हम ये कह सकते हैं इस तनकीद के बाद, जिस तरह से वीडियोज़ उधर से सामने आ रही हैं, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, तो इनडायरेक्टली ये साजिश जो है उसका इल्ज़ाम जो है उन्होंने अलीमा खान पर लगाने की कोशिश नहीं की है? आपको नहीं लगता उनके वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद? सर देखिए, अभी जो काशिफ बात कर रहे हैं मकबूलियत और कबूलियत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि फैसल मरवत को हटवाकर, उसमें भी अलीमा खान का बहुत बड़ा किरदार था, फैसल मरवत को पार्टी से अलहदा करके या निकाल कर बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि एक डायलॉग का एक बहुत बड़ा मंबा था वो पीटीआई ने खत्म किया। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर की बात है, तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाई भी जा सकती है और कबूल वो यानी कि मंजूर भी कराई जा सकती है, लेकिन उसके बाद पार्टी का नुकसान होगा या फायदा होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि हमारी दानिश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आप डायलॉग की फिजा को खत्म करते हैं। पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी के अंदर यही होता है कि आपको स्ट्रगल भी करते हैं, आप उसके साथ साथ डायलॉग भी कर रहे होते हैं। शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ उसकी 2 बड़ी मिसालें हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ वो स्ट्रगल में भी थी और डायलॉग के मामला भी चल रहे थे। यही नवाज शरीफ का था कि उन्होंने लंदन में बैठकर स्ट्रगल भी प्लान की थी और वो डायलॉग भी बैकडोर डायलॉग भी चल रहे थे। लेकिन पीटीआई के साथ सामने ये है कि वहां पर हर कोई स्ट्रीम लाइन के वो कहते हैं कि जी मारो और मर जाओ वाली लाइन इख्तियार करनी चाहिए और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।
शायद किसी एक मरहले पर पहले तो ये बात चल रही थी कि कोई डायलॉग किए जाए, अब वो भी दरवाजा बंद तकरीबन हुआ है। तो फिर की बात है ना, जज के खड़ा है कप्तान और कोई बात नहीं कर रहा, उन्होंने बड़ी शराइत रखी है, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई बात करने को तैयार है। आपको याद होगा एक जस्टिस साहब बहुत ज्यादा कमेंट्स भी दिया करते थे, रिमार्क्स भी पास किया करते थे और उनके बारे में इत्तलात आई थी कि वो शायद अडियाला जेल मिलने भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब वो जस्टिस साहब आपको नजर आते हैं कहीं बोलते हुए, कहीं किसी किस्म के रिमार्क देते हुए, कहीं किसी किस्म का कोई अहम केस वो समाप्त करते हुए नजर आते हैं। बात ये होती है कि एक स्टेट है, एक गवर्नमेंट है, अब मामला है स्टेट का। गवर्नमेंट तो बात करने को तैयार है और इमरान खान ने कहा मैं गवर्नमेंट से बात नहीं करूंगा, मैं स्टेट से बात करूंगा। अब स्टेट बात करने को तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाई जा सकती है, मंजूर भी कराई जा सकती है, लेकिन उसका नुकसान होंगे। आप ये बजट के ऊपर देख लें कि बजट कहा गया कि बानी के ऑर्डर के ऊपर पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मगर हो गया। लेकिन फिर वो हमने होते हुए देखा। एक जुमला ऐड करना चाह रहा हूं आपकी इजाजत से। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब अगर बजट पास ना करवाते, अगले 2-4 रोज में मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाता है और मखसूस नशिस्तों में पीटीआई को की एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तो याद रखिए कि वहाँ पे जो मखसूस नशिस्तें मुयसर आनी है केपीके में, उसके बाद 25 MPA अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के निकल जाती है तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। मैं आगे आती हूँ। आजम साहब, ये सारी गुफ्तगू जिस तरह से इम्तियाज़ साहब ने फरमाया, काशिफ साहब ने गुफ्तगू की, आज़म चौधरी साहब फरमा रहे थे, सर लगता है ऐसा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर नज़रिए के बजाय जो शख्सियत परस्ती है या वन मैन शो कह लीजिए, अब वो पीटीआई का जो आज का बहरान है उसका सबब है। और सर मुझे ये भी बता दीजिएगा आज़म मलिक साहब कि ये जो बहरान है, जब मौजूदा सूरत हाल है, आपको लगता है कि ऐसे में पीटीआई जो है हुकूमत के लिए खतरा रही है या बन सकती है? क्योंकि उसके अंदर तो अपना इतना तजाद और हमें नफाक नज़र आ रहा है ना आज़म। देखिए आसमा, इसको हम 3 मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद दाखिली कशमकश का शिकार है। सबसे नुमाया इजहार खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत में हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्ज हुकूमत सख्त गिर अंदाज और फैसलों में इनफरादियत पर पार्टी के कई अरकान असम्बली और बाअसर शख्सियात शदीद नाराजगी का इजहार कर चुकी हैं। उन्हें शिकायत है कि गंडापुर न सिर्फ मुशावरत के बगैर फैसले करते हैं, बल्कि हल्का जाती बुनियादों पर मखसूस अफराद को नवाजने की पॉलिसी अपनाकर पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। ये एक इशू है। अच्छा, पार्टी के अंदर अब एक मजबूत लॉबी है जो उन्हें हटाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। उस लॉबी का मौक़िफ़ है कि अगर केपी में गवर्नेंस बेहतर ना हुई और कारकुनान अवाम की शिकायत का अजाला ना किया गया तो आने वाले बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में नुकसान यकीनी है। अच्छा, इस पे एक और इशू भी है जी कि इमरान खान और मरकजी क़यादत गंडापुर की सियासी वफादारी और जारहाना मज़ाहमती बयानियों को अहम समझती है। वो समझते हैं कि इनका जो सख्त गिर होना है पार्टी के लिए वो ठीक है, इसलिए वो कशमकश का शिकार है कि गवर्नेंस को तरजीह दी जाए या पार्टी वफादारी। सही। और होता यही है जो काशिफ साहब ने कहा कि पार्टी वफादारी को तरजीह दी जाती है। एक चीज, दूसरी चीज तो ये हो गई, मुझे ये लगता है पार्टी की सियासी साख और तंजीमी इस्तेहकाम इससे जुड़ा है। केपी जो एक अरसे से पीटीआई का मजबूत किला समझा जाता है, अब इसी पार्टी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनता जा रहा है। अगर आसमा इख्तिलाफात पर काबू ना पाया गया तो न सिर्फ पार्टी मजीद तकसीम हो सकती है, और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर मजीद तकसीम की गुंजाइश है, आजम साहब मजीद तकसीम की है गुंजाइश? जी आसमा साहब, देखिए आसमा साहब, आप कहीं ना कहीं पे पार्टी कहीं ना कहीं पे खड़ी है, पार्टी है वो अपोजिशन कर देखें। एक चीज आप समझे कि जो अलीमा खान साहबा का बयान है इस वक्त, अगर सारे तनाजुर को हम देखें तो जो अलीमा खान साहबा का बयान है, आप अलीमा साहब जुबान को बानी चेयरमैन की जुबान समझे इस वक्त, जिसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की कि अब तो वो मुआयने हो ही गए हैं। देखिए आपने जो क्वेश्चन किया ना, अगर ये सब कुछ जो बातें हमने की कि पार्टी के अंदर जो तकसीम है, एक जो मजबूत लॉबी है, जो खान साहब के करीब लॉबी है, वो ये समझते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर का सख्त गिर रवैया है और मज़ाहमती सियासत है केपी के अंदर, वो हमें सूट करती है। और दूसरी ये समझती है कि नहीं,
इससे गवर्नेंस अगर बेहतर ना हुई तो हम प्रॉब्लम में चले जाएंगे। देखिए आखिरी बात यह है कि इसका असर अगर इन्होंने ये ठीक ना किया तो इसका असर पंजाब और वफाकी सतह पर भी उनकी पार्टी को मजीद तकसीम का बायस बनाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी हम पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई प्रेस के साथ देख रहे हैं जो कुछ केपी में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तमाम साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, नाज़रीन आप भी हैं। आलमी और मुल्की सियासत से हटकर हम कोशिश करेंगे कि जब ब्रेक के बाद आपसे मिलें तो इस्लामाबाद पर बरसने वाले जो बादल हैं उनकी बात करेंगे, कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस की कलई खोली है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद में होने वाली मानसून बारिशों का जिक्र करेंगे जिसने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स के मयार की कलई खोल दी है। इस्लामाबाद में 4 अरब 20 करोड़ रुपए की मालियत से रिकॉर्ड मुद्दत में बनने वाले जिना स्क्वायर पर कई मकामात पर हम देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। इनफैक्ट ये सड़क जो है, ये रोड जो है, ये कई मकामात पर हमें धंसती हुई दिखाई देती है। इस मंसूबे का कुछ रोज़ कबल शानदार इफ्तिताह किया गया था और इसे वफाकी हुकूमत की तरक्याती कारकर्दगी का नमूना करार दिया गया था। अब ये नमूना इंक्वायरी बिठाने का तकाजा कर रहा है कि मालूम क्या हो जाए किसने किसके साथ हाथ मिलाए हैं, किसने कितने का चूना किसको लगाया है। एक तरफ ये सड़कें बैठ रही हैं, ये जो मनाजिर आप मेरे साथ साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छत भी टपकती दिखाई देती है। सवाल यहाँ पर नाज़रीन ये है कि जब इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में उन शाहराहों पर जहाँ वज़रा, वज़ीर आज़म और जज साहिबान गुजरते हैं उन सड़कों का ये हाल है, तो फिर ये बेचारा नाला लई पार जो रावलपिंडी है उसका तो मेरे ख्याल में कोई हाल हमें पूछना ही नहीं चाहिए, उसको तो फिर हमें डिस्कस करना ही नहीं चाहिए जब दारुल हुकूमत के अंदर ये सिचुएशन है। लेकिन जब इसका इफ्तिताह किया था ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने इसके इफ्तिताह पर बड़ा शानदार खिराजे तहसीन पेश किया था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को, और उन्होंने कहा था कि जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे ख्याल में मैं आज़म मलिक साहब की तरफ इस टॉपिक में सबसे पहले आना चाहूँगी। और आज़म मलिक साहब, सवाल आपसे मेरा ये है कि अब हमें बता दें कि हमने शुक्रिया किसको अदा करना है, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था ये मैं आपको सुनवा दूँ। 35 दिनों में ये मंसूबा आपने जो मुकम्मल कराया है, में अंडरपास भी है, सड़कों का जाल है, लैंडस्केपिंग है, यकीनन इसके ऊपर दिन रात आप सब ने मिलकर काम किया है। आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है और मोहसिन नकवी साहब आपको बहुत मुबारक हो, और कॉन्ट्रैक्टर साहब को, हबीब रफीक आपको मुबारक हो, शुक्रिया आपका। ये लोग तालियां बजा रहे थे, बेहतरीन नमूना। आज़म मलिक साहब क्या कहते हैं आप? ये तालियां बजते देख के तो बस मैं अब चुप ही कर जाऊं मेरे ख्याल में। जी आसमा साहब, आप मुझसे मुखातिब हैं, इसका जवाब मैंने देना है। जी आज़म मलिक साहब, अभी आप ही का नाम है मेरे ख्याल में, बाकी 3 में से किसी का भी नहीं। आज़म चौधरी साहब जरूर बैठे हैं साथ वाली विंडो में। असल में वो आवाज जो थी वो थोड़ी सी गायब होगी। बहरहाल चलिए माजरत ऐसे मौकों पे हो जाया करती है आज़म मलिक साहब आवाज गायब, वी कैन अंडरस्टैंड। नहीं आसमा साहब बिल्कुल भी ऐसे मौकों पे गायब नहीं होती, वो असल में नेटवर्क सर हो सकता है हमारी लाइनों में इधर से कहीं हमारे MCR PCR में भी कोई पानी शानी चला गया हो बारिश का। सर जी फरमाइए आप। ये आसमा देखिए एक चीज तो लाजमी है इसके ऊपर। देखिए इस्लामाबाद में हालिया बारिश के बाद जिना स्क्वायर अंडरपास जिसका आपने जिक्र किया है, उसको किसी साइड पे जो सड़क बनी होगी, असफाल्ट उसके ऊपर हुआ होगा। जाहिर है बारिश बहुत ज्यादा है, तेज बारिश आती है। सर जी आप लाहौर में रहते हैं, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। सर ये इस स्क्वायर पे हुआ है। सर जी ये ना कहे ना, सर ये ना कहे ना साइड वाली सड़क पे नहीं हुआ। आज़म साहब नहीं, देखिए आसमा साहब मैं आपको ये बताने लगा हूँ। देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है जी सर, मैं किसी की ना तो यहाँ पर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम सिर्फ हकीकत और हकायक बताना है। मैं किसी का यहाँ पे स्पोक्स पर्सन नहीं बैठा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जब रिकॉर्ड मुद्दत में कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो कहीं ना कहीं पे जब इस फॉल्ट होता है तो वो देखिए वो इस फॉल्ट ना तो वज़ीर दाखिला ने किया है, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर ने किया, ना वो आपने किया, ना मैंने किया, कॉन्ट्रैक्टर है। अगर उस फॉल्ट को तेज बारिश के बाद नुकसान हुआ है, मेरी अभी बात हुई है इस्लामाबाद में, तो मैंने पूछा कि ये सब कुछ क्या हुआ, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी अभी मैं ये लिख रहा था जब आपसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसका वज़ीर दाखिला ने इसका सख्त नोटिस लिया है और कहा है कि अगर तो इस फॉल्ट को नुकसान हुआ है, इस फॉल्ट का नुकसान तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं ना, एक सड़क बनी, पानी आया, साइड से टूट गई, चले ठीक है। अगर तो बिल्डिंग को ओवरऑल नुकसान हुआ है और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है
तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा और वो एक्शन लोगों को नजर भी आएगा। और इससे पहले भी तारीख गवाह है कि लोगों को एक्शन नजर भी आए हैं। अगर तो ये तो सर फिर ये आजम साहब रुकिए ना, आजम साहब चलते हैं ना आगे, आपको पूरा टाइम देंगे हम इस टॉपिक पे। सर आजम साहब मेरी रिक्वेस्ट सुन लेना। तो सर फिर कॉन्ट्रैक्टर के लिए तालियां भी बजनी चाहिए थी, कॉन्ट्रैक्टर को शाबाशी भी मिलनी चाहिए थी, कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए था। जी सर, जी सर। आसमा अगर तो अंडरपास गिर गया है ना, आप मुझे बताएं बारिश आई है तो अंडरपास गिर गया है, तो फिर मैं कहूं जी हाँ जी सारे लोग रिजाइन कर दें। और अगर किसी फॉल्ट पे थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हैं, मतलब ठीक है वो चीजें आई हैं, उसका नोटिस ले लिया गया है, चीजें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, इस परेशानी वाली कौन सी बात है? बिल्कुल जी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस एक थोड़ा सा परेशानी वाला सवाल है मेरे ख्याल में। मैं ये आजम चौधरी साहब से कर लेती हूँ। आजम साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि इस वाकये के बाद, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बाद, मुझे चीनी स्कैंडल भी ऐसे याद आ रहा है, मुझे बहुत सारे मामलात सर पता नहीं आज क्यों याद आ रहे हैं। इस बारिश ने बड़ी सारी चीज़ें जो हैं अब वो उनकी याद जो है ताज़ा कर दी है। आजम चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये कायम मकाम वज़ीर दाखिला कहा जाए मोहसिन नकवी साहब को, कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी कहा जाए उनको, मुझे ये बता दीजिएगा ये बात जो भी आज़म मलिक साहब ने कही है कि जब अप्रिशिएट किया जाना होता है वज़ीर आज़म की तरफ से तो फिर ऐसी शख्सियात को किया जाता है, लेकिन जब कोई इस तरह की चीज़ निकल आती है, जब कोई ख़राबी हो जाती है, आज़म साहब तो फरमाए थे एक हिस्सा है, हमने फुटेज दिखाई है, सारे का सारा ही उसका क्या हाल हुआ है वी ऑल नो। तो सर ये मामला क्या है फिर? उसमें फिर कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आ जाता है बाद में? ये कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आता है? ये मैं लेके आती हूँ, आप लेके आते हैं, ये जो हमारे देखने वाले नाज़रीन है ये लेके आते हैं, फिर काशिफ साहब ने ठेका दिया था इसका? किसको सर हम किस पे इल्ज़ाम लगाएं सर? आसमा आपको याद है पीका कवानीन और डेफमेशन बिल पास हुए थे, वो इसलिए पास हुए थे ताकि ऐसे जो हुकूमतों की ऐसी नाअहलियां और ऐसी गफलत और ऐसी बदअनवानी है उस पर हम आवाज ना उठा पाए। जब आवाज उठाएंगे आप पे और मुझ पे पीका भी लगाया जाएगा, आप पे और मुझ पे हद के इज्जत के दावे भी दायर किए जाएंगे। अरे सर इतनी देर से याद कराया तो मैं बहुत कुछ कह चुकी। जी, पाकिस्तान का जो ये निजाम है जो जिसमें ये खुसूसन ये डेवलपमेंट का काम है, आप कभी गौर कीजिए कि जब एक माली साल खत्म होने की तरफ जा रहा होता है तो धड़ाधड़ ठेके दिए जाते हैं और बगैर सोचे समझे उनके बिल जो है वो रिलीज किए जाते हैं, ना चेक किया जाता है और ना उसके ऊपर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। और ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि जब एक ठेका किसी को अवार्ड किया जाता है तो आसमा 40% उस ठेके का पहले ही करप्शन की नजर हो चुका होता है, बाकी जो 60% बचता है उसके अंदर से ठेकेदार अपनी कमाई भी करता है और कुछ पैसे उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स का ये हाल होता है। आप और मैं तलमलाते रह जाते हैं, चीखते रह जाते हैं और पीका और डेफमेशन जैसे कवानीन का सामना करते हैं, लेकिन कभी उन ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे यही कंपनी जिन्होंने ये काम किया ये लाहौर के अंदर भी काम कर चुके हैं, यहाँ पे भी इनके कई कामों के ऊपर अभी भी सवालात कायम है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे और उन्होंने इनके खिलाफ एक मुकदमा भी कायम किया था। हाँ। क्या बना उसका? कुछ भी नहीं बना आज के दिन तक। कुछ भी उसका नहीं बना। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बात करना चाहूंगी काशिफ साहब, चूंकि आप भी इस्लामाबाद में हैं। जब भी बारिश होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छत भी टपकने लग जाती है, उस पर भी हमने सुना था कि जी इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारान को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि हम दोनों इस्लामाबाद में हैं, तो ज़रा आज़म मलिक साहब को बता दीजिएगा वो छोटा सा टुकड़ा जो वो कह रहे हैं वो साइड पर बना हुआ वो गिरा है, तो आपने क्या सिचुएशन देखी आज उधर आते हुए? देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बात मेरे भाई आज़म मलिक साहब कह रहे हैं ना जी, मैं आपकी स्क्रीन के बिल्कुल इसको गवाह बना के जी मैं चैलेंज देता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, खुद आ जाए अपने किसी भी प्रधानमंत्री को ट्रेन बंदे को लाइव शो कर ले मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि आपने ठेकों में क्या किया है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने इफ्तिताह कराया 23 या 24 मई को जिस अंडरपास का जिस पे ताड़ियां बजी है जी, उसका टेंडर अवार्ड हुआ 22 मई को। क्यों? आपने एक बिल्डिंग बनवाई G7 में, पिछले साल अगस्त में वो बिल्डिंग बननी शुरू हुई और उसका टेंडर हो रहा है इस साल। क्यों? अच्छा। आपने जिना कन्वेंशन सेंटर में SCO कॉन्फ्रेंस करवाई, आपने सारी तमीरात करवाई, सही, और उसके बाद वहां पे वजारत दाखिला शिफ्ट करवा ली। क्यों? और उसकी पेमेंट आपको किसने देनी थी और आज तक नहीं दी गई? क्यों? आपने इस बजट में स्पेशल ग्रांट अप्रूव कराई। क्यों? इन तमाम क्यूज के ऊपर मोहसिन नकवी साहब, उनके सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन CDA, कोई आ जाए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फील्ड मार्शल साहब से कि सर
हम डरते हैं, कमज़ोर लोग हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आपके बड़े करीब हैं। आप ऐसा कीजिए, अपने एतमाद के लोगों से एक इंक्वायरी करवा लीजिए कि हजूर वजीर दाखिला साहब, आपके दौर में जितने आपके वो हुए, क्या वो टेंडर्स अप टू द मेरिट हुए, क्या उसमें कोई चीज़ हुई कि नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो वो आश्कार होनी चाहिए। जो बात मेरे भाई आजम मलिक साहब कर रहे थे कि इंक्वायरी रिपोर्ट और एहतसाब होता हुआ नजर आएगा, हजूर गंदम की रिपोर्ट का वादा पीएम साहब ने किया था, उस वक्त वजीर आला मोहसिन नकवी साहब थे, वजीर आजम नवारुल्लाह काकड़ साहब थे, आज तक गंदम रिपोर्ट नहीं आई, गंदम रिपोर्ट नहीं आई, इसकी रिपोर्ट नहीं आई। देखें, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल एक है कि आपके पास ये अमानत है, दुनिया में आप ताकतवर हैं, फील्ड मार्शल साहब के आपके ताल्लुकात है जिससे भी हैं, ऊपर एक क़यामत के दिन भी हमने अल्लाह को भी जवाब देना है, हमने पेश होना है। आप मुझे बताएं कि आपने मेरिट के ऊपर ही ठेके दिए? अगर आप साबित कर दें मेरिट पे दिए हैं, मैं जो सजा कहेंगे मैं भुगतूंगा, पीका छोड़ के जो मर्जी फांसी लगा दे मेरे ऊपर, अदरवाइज मैं ये सारे दस्तावेज आपके सामने लाने को तैयार हूं। देखिए, असल इशू ये नहीं है जो बात मेरे भाई आजम साहब कह रहे हैं, आपने 35 दिन या 70 दिन में, आपको किसने कहा था अभी 35 दिन में आप बनाए, किसने कहा था 70 दिन में बनाए? एक अभी प्री मूनसून स्पेल आया है और उस स्पेल से रोड बैठ गई और रात को 1 बजे आपने जबरदस्ती उसको क्लियर करके आपने क्लैरिफिकेशन चलाई कि जनाब वो रोड सीधी हो गई। भाई, किसको पता था कि वो टेंडर जो है हबीब रफीक को मिलेगा और हबीब रफीक ही टेंडर विन करेगा जिसने ये काम किया? इस तरह ना कीजिए। माना कि आप ताकत में हैं, माना आपका ताल्लुकात है, लेकिन कुछ ना कुछ हकीकत तो बयान करने दीजिए। ठीक है, आज मुझे ना काशिफ रफीक साहब जो है ना वो तज्जियाकार से बढ़कर ना अवामी नुमाइंदे लगे हैं इस सारी चीज़ पर बोलते हुए, और स्टूडियो में इर्द गिर्द जो हमारे कैमरों के पीछे लोग खड़े हैं वो भी बड़ा इनको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट कर रहे हैं इस पर कि चलें कहीं ना कहीं इस्लामाबाद के रहने वालों की आवाज़ जो इन्होंने हमारे शो के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की है वहाँ तक। आई विश पहुँच जाएगी आवाज़। इम्तियाज़ फरहान साहब, आप तो कराची में हैं, आपको तो आवाज़ बंद ही ना हो जाए, मोहसिन नकवी साहब के ताल्लुकात है। पीका से तो आपने भी डरा दिया, आजम चौधरी साहब ने मुझे बड़ा लेट याद कराया। इम्तियाज़ साहब, बंद होगी, आपका अपना एक नुक्ता नज़र है। देखिए काशिफ साहब, आपका अपना एक नुक्ता नज़र है। बात ये नहीं है कि वो बाज़ दफ़ा कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं। देखिए, हॉस्पिटल की रिवैम्प थी, तो अगर उसका टेंडर उसी दिन जारी करते तो 20 दिन आगे लग जाते। आपने फौरी इमीडिएटली लोगों को जब रिलीफ देना होता है, भाईजान, अंडरपास कौन सा अर्जेंट काम था? मेरी बात सुने भाई, बिल्डिंग कौन सा अर्जेंट काम था? फ्लाईओवर कौन सा अर्जेंट काम था? मैं सिर्फ बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं देखें, आपकी सिर्फ एक, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखें, अगर उस पे कोई गफलत हुई है, उस पे करप्शन हुई है, अगर कोई उसमें मुलव्वस है तो उसको सलाह मिलनी चाहिए। मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि नहीं मिलनी चाहिए। सर, आप हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ जो गंदम स्कैंडल पे हुआ है ना, काशिफ साहब, टाइम हमारे पास कम है। आजम मलिक साहब, गंदम स्कैंडल में तो पंजाब मुलव्वस ही नहीं था। आजम मलिक साहब, पंजाब तो क्लियर हुआ था गंदम स्कैंडल। आजम मलिक साहब, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, आई एम रियली सॉरी आजम मलिक साहब, क्लोजिंग का कहा जा रहा है, लेकिन अभी हम इम्तियाज फरहान साहब के पास नहीं गए। इम्तियाज फरहान साहब, आपको तो हमारा दुख बड़ा छोटा लग रहा होगा। ये छोटी सी वो जो आजम मलिक साहब फरमा रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा एक सड़क का, वो भी जिस साइड पे था इस स्क्वायर के, वो तो उसके अंदर आता ही नहीं है। आप तो कराची में रहते हैं सर, मैंने 8 साल गुजारे हैं, मुझे पता है कि वहाँ वो बूंदाबांदी भी हो जाए तो इससे बुरा हाल हो जाता है। सर, आप तो मुस्कुरा रहे होंगे दिली दिल में कि हैं ये इस्लामाबाद वाले क्या रोना लेके बैठे हुए इतनी सी सड़क का। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, खुशी ये हो रही है कि चले इस्लामाबाद भी कराची की सहेली तो बना कम से कम इस मामले के अंदर। और दूसरा, आजम मलिक साहब जो बात कर रहे हैं ना असमा, तो ये काशिफ जो है नुक्ता नजर पेश नहीं कर रहे, काशिफ हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। आजम मलिक साहब को दुरुस्त करना चाहिए जुमला, वो नुक्ता नजर नहीं है उनका, वो करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं। और करप्शन ये है कि सामने आ गई, और वो कह रहे हैं उनके पास सबूत हैं, कोई बैठना चाहे उनसे डिटेल्स लेना चाहे तो वो दे देंगे। काशिफ साहब ने तो ये भी फरमाया। आपका सबूत तो आज मिल गया, बारिश में मिल गया ना सबूत। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इस्लामाबाद एयरपोर्ट कितने पैसों से बना, अरबों रुपए से बना, वहाँ कई मरतबा वो टपका, कोई करप्शन आया सामने, कोई रिपोर्ट सामने आई। और शाहबाज शरीफ का आज चीनी जो है 180 रुपए किलो बिक रही है, 185 रुपए किलो बिक रही है। आपको याद होगा जब शुगर माफिया उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बैठी थी शाहबाज शरीफ साहब के साथ, तो शाहबाज शरीफ साहब ने कहा था मुझे इंश्योर कराएं कि ये महंगी नहीं होगी। तो अब वही शाहबाज शरीफ साहब उस चीनी की एक्सपोर्ट, फिर अब इंपोर्ट के ऊपर फिर कमेटी बनेगी, रिपोर्ट होगी। तो आप उन शुगर माफिया जिसने इंश्योर कराया था तो उससे बात क्यों नहीं करते, उनको पनिश क्यों नहीं करते? और आसमा एक और काम करना पड़ेगा, काशिफ को भी है और हम भी, इमरजेंसी फंड जो यूज होते हैं ना, उसके लिए कानून साजी करानी पड़ेगी कि इमरजेंसी फंड का भी ऑडिट होगा।
और 1 रुपए की चीज 100 रुपए नहीं लिखी जा सकेगी। इमरजेंसी फंड इसलिए यूज किया जाता है, जो काशिफ ने निशानदेही की कि उसकी ऑडिट का मसला जो है बड़ा आसान हो जाता है। ऑडिट के अंदर आसानी हो जाती है, करप्शन के लिए बहुत सारे मौके पैदा हो जाते हैं। तो इमरजेंसी फंड के इस्तेमाल के लिए भी लेजिस्लेशन करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। ठीक हो गया इम्तियाज़ फरहान साहब, आज आप पहली दफ़ा आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, एंड आई विश के एंड आई होप कि आप ये सिलसिला जो है जारी रखेंगे हमारे शो में शिरकत का। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान साहब, आपका खुसूसी तौर पर आज आप हमारे मेहमान बने। आज़म मलिक साहब, आपका शुक्रिया, आपने बड़ी सारी चीज़ों में हमारी तस्हीह करने की कोशिश की। हुई नहीं हुई, मेरे ख्याल में इस पर नेक्स्ट मंडे बात कर लेंगे। आज़म साहब, आज़म चौधरी साहब, आप साथ के सर, नवाजिश आपके वक्त के लिए। मैं तो काशिफ साहब को कहूंगा कि वो जो जिन सबूतों की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वो मंजर आम पे लेके आए, और अगर कोई इसमें मुलव्वस है तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। बस काशिफ साहब, इसी के साथ में ये पैगाम भी आप तक पहुंच गया और आपका शुक्रिया भी, आप प्रोग्राम में थे। नाज़रीन, कमिंग मंडे हम आपसे मिल रहे होंगे कुछ और मौज़ूआत के साथ। न्यूज़ 1 के साथ रहिए।